नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो ऐसे में आप सभी के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि नए एक्ट में या नए MES 2024 में किन किन चीज़ों को बदला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर 3 में बताया गया है मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स फॉर आयुर्वेदा मेडिकल इंस्टीट्यूट, यानी कि कोई भी आयुर्वेदिक का मेडिकल इंस्टीट्यूट अगर आप ओपन करने जा रहे हैं या पहले से है तो मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स क्या होगा, MES। इसका मतलब ये हुआ मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया, जैसे कि पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन बनाया जाएगा जिसमें कि इतने सारे मेंबर्स होंगे। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन। इसके अलावा जो है लेक्चर हॉल और क्लासरूम, इसके नॉर्म्स इस टेबल में बताया गया है कि एक जैसे अगर यहाँ पे इंटेक कैपेसिटी बताई गई है 60 के इंटेक कैपेसिटी के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी होगी 75 होगी, यानी कि 20% ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी का आपको क्लासरूम बनवाना है। और एरिया होना चाहिए 60 स्टूडेंट्स के लिए 100 स्क्वायर मीटर का, यानी कि लगभग जो है 1100 स्क्वायर फीट के आसपास होगा अगर 100 मीटर को हम स्क्वायर फीट में कैलकुलेट करेंगे। 100 स्टूडेंट्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी 120 की होनी चाहिए और एरिया होना चाहिए 150 स्क्वायर मीटर। 150 इंटेक कैपेसिटी के लिए सीटिंग कैपेसिटी होगी 180 स्टूडेंट्स की और एरिया होना चाहिए 220 स्क्वायर मीटर का। और 200 इंटेक कैपेसिटी के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी होगी 240 की और एरिया होगा 300 स्क्वायर मीटर का। इसके अलावा एक मल्टीपर्पज़ हॉल होना चाहिए जहाँ पे जो भी आप इवेंट करना चाहें कर सकते हैं। सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सेंट्रल लाइब्रेरी का जो है एसेंशियल जो स्टैंडर्ड्स है मिनिमम इतना होना चाहिए। 60 की कैपेसिटी के लिए जो बुक्स होना चाहिए मिनिमम 8000 होना चाहिए और एरिया 150 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और जर्नल्स को भी इस बार से मैंडेटरी कर दिया गया है, तो 60 की कैपेसिटी के लिए मिनिमम 10 इंडेक्स्ड जर्नल होने चाहिए। 100 की कैपेसिटी के लिए 10,000 बुक होना चाहिए और 150 की कैपेसिटी के लिए 12,000 और 200 की कैपेसिटी के लिए 15,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 15,000 बुक्स होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की आवश्यकता है, जो यहाँ पे देखिए इंडेक्स जर्नल जो लिखा है, बहुत से ऐसे आयुर्वेद में से जर्नल्स की भरमार है जो कि इंडेक्स नहीं है, उनको प्रीडेटरी कहा जाता है, जिनकी कोई वैलिडिटी है कुछ भी मतलब उनका इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ऐसे में यहाँ डिफाइन किया गया है कि इंडेक्स जर्नल में आप किसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है इंडेक्स जर्नल्स मीन्स साइंटिफिक जर्नल्स ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट इंडेक्स इन पबमेड, वेब ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड स्कोपस। तो उन्हीं को इंडेक्स माना जाएगा जो पबमेड में होंगे, वेब ऑफ साइंसेज में होंगे, यूजीसी केयर की लिस्ट में होंगे या एससीआई इंडेक्स में होंगे या स्कोपस में होंगे। इन्हीं में जो होंगे उन्हीं को माना जाएगा इंडेक्स, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग स्टाफ सेल बी अवेलेबल इन सेंट्रल लाइब्रेरी। तो जो भी लाइब्रेरी में जाएगा, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी स्टाफ हो, उसका अटेंडेंस वहाँ बायोमेट्रिक मैंडेटरी रहेगा। यहाँ पे इस वाले कॉलम में टेबल की साइज़ बताई गई है कि जो रीडिंग टेबल होगा क्या साइज होगा। इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है इन्होंने लाइब्रेरी के आवर्स की बात की, कब से कब तक ओपन होना चाहिए। तो मंडे टू सैटरडे 9 AM to 8 PM, यानी कि सुबह 9 से शाम के 8 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहनी चाहिए, हफ्ते में 6 दिन। और संडे को 10 से 2 बजे तक। ये जो मिनिमम वर्किंग आवर है, यानी कि इससे कम नहीं खुलना चाहिए। इससे ज़्यादा आप खोल सकते हैं लाइब्रेरी को, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया है मिनिमम वर्किंग आवर्स, मंडे टू सैटरडे 9 बजे से रात के 8 बजे तक और संडे को 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। तो ये मिनिमम वर्किंग आवर रहेगा लाइब्रेरी का। और इसके अलावा लाइब्रेरी के अलावा डिजिटल लाइब्रेरी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें कैपेसिटी वाइज है, इंटेक कैपेसिटी 60, 100, 150, 200 के हिसाब से जो है कितने कंप्यूटर सिस्टम होने चाहिए यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। और इसकी भी टाइमिंग जो है वही रहेगी जैसे कि ऊपर वाले में था, मंडे टू सैटरडे 9 से 8 बजे तक रहेगा और संडे को 10 से 2 रहेगा। अब आते हैं टीचिंग डिपार्टमेंट पे। तो जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं 14 डिपार्टमेंट होने चाहिए, पहले से भी इतना ही है, 14 डिपार्टमेंट ही है इसमें भी।
और मिनिमम कंस्ट्रक्टेड एरिया सेल बी 15, 13 एंड 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि प्रोफेसर के लिए जो है 15 स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10 स्क्वायर मीटर का एरिया उनके कमरे का होना चाहिए मिनिमम। और अब तक कई जगह ऐसा हम लोगों ने देखा है कि एक बड़े हॉल में सबको बैठा दिया जाता है, तो इस बार से वो नहीं चलने वाला है। इसमें से क्लियर मेंशन है, ओपन सिटिंग अरेंजमेंट फॉर मल्टीपल टीचर्स इन कॉमन हॉल और डिपार्टमेंट शैल नॉट बी परमिटेड, यानी कि आप हर एक फैकल्टी का एक अलग से कमरा या अलग से चैम्बर आपको देना होगा। सभी डिपार्टमेंट में आपको कुछ मिनिमम फैसिलिटी देनी है, जैसे कि ई डिस्प्ले फैसिलिटी हर जगह देनी है, जहाँ पे ई कंटेंट सच एज वीडियोज, इमेजेस, पोस्टर, चार्ट, सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मॉडल, ट्रीटमेंट मेथड, सर्जिकल प्रोसीजर, पैथोलॉजिकल स्लाइड्स, ये सब कंटिन्यूस उस पर डिस्प्ले होती रहेंगी, जिससे कोई भी उसे देख सकता है। इसके अलावा एक नया इसमें है लैंग्वेज लेबोरेटरी, स्पेशली संहिता डिपार्टमेंट के अंदर होगा, और यहाँ पर लैंग्वेज लेबोरेटरी फॉर संहिता एंड संस्कृत सेल प्रोवाइड टू प्रमोट लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल इन फोनेटिक्स एंड द लाइक इन संस्कृत और इंग्लिश। उसके लिए एरिया भी है, और यहाँ पे जितनी कैपेसिटी का होना चाहिए वो सब डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक इसमें और नया है ये वाला कॉलम, योग्य क्लिनिकल स्किल लेबोरेटरी और सिमुलेशन लेबोरेटरी, तो इसमें जो है मैंडेटरी है हर जगह के लिए। इसमें मॉडल्स, मैनेक्विन्स, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी, टीचिंग एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर्स, ये सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी योग्य क्लिनिकल लेबोरेटरी में। और इसके लिए भी जो है मिनिमम एसेंशियल जो चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई हैं, जो कैपेसिटी वाइज है, और यहाँ पे मिनिमम एरिया है। इसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल, HRD सेल। तो ये एक अलग से सेल का गठन करना होगा, जिसमें मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग यूनिट या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो कि मेडिकल, पैरामेडिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सबके लिए इसमें टाइम टू टाइम जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेल के द्वारा ये पूरे प्रोग्राम रन किए जाएंगे। HRD सेल का गठन जो है उसके लिए यहाँ पे कमेटी का बताया गया है कौन कौन होगा। तो इसमें चेयरमैन, डायरेक्टर, डीन या प्रिंसिपल होंगे, कोऑर्डिनेटर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो टीचिंग स्टाफ के होंगे, मेंबर्स जो है इतने सारे होंगे इसमें जो HRD सेल को बनाएंगे। इसके अलावा रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जैसा कि नाम से क्लियर है, रिसर्च, इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक नया सेल का गठन किया जाएगा, और इसके लिए इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन कमेटी का भी गठन किया जाएगा। और इस कमेटी के ये मेंबर्स होंगे इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन कमेटी के हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, सीनियर फैकल्टी मेंबर, 3 फैकल्टी मेंबर एंड 2 स्टूडेंट्स। इसके अलावा इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का भी इसमें गठन किया जाएगा, जिसमें इतने मेंबर्स होंगे, और इसकी मीटिंग जो है एटलीस्ट 1 इन एवरी क्वार्टर। जो ये इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल बनेगा, इनकी मीटिंग जो है हर क्वार्टर में एक बार, यानी कि साल में मिनिमम 4 इनकी मीटिंग होनी अनिवार्य है। इसके बाद आता है कॉलेज काउंसिल। तो कॉलेज काउंसिल जो है ये भी हर क्वार्टर में मिनिमम एक मीटिंग करेगा, और एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर, पूरे साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। और कॉलेज काउंसिल बनेगा कैसे, उसका भी इसमें बताया गया है कि कौन कौन उसके मेंबर्स होंगे। उसके अलावा एकेडमिक कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम होगा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटर टीचिंग शेड्यूल्स। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल का भी गठन किया जाएगा, जिसमें इतने मेंबर्स होंगे। इसके बाद ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का गठन होगा, कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का गठन होगा। तो इतने सारे सेल्स इसमें बताए गए, सेल्स या कमेटी जिसका गठन किया जाएगा, और हर कॉलेज में फंक्शनल होने चाहिए, और टाइम टू टाइम इनकी मीटिंग भी होनी चाहिए, जिससे कि कॉलेज में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, उन सब पे जो है निगरानी रखी जा सके। अब आते हैं हॉस्टल पे। तो हॉस्टल जो है बॉयज़ और गर्ल्स सबके अलग अलग रहेंगे। पिछली बार हमने बताया था कुछ वीडियोज़ में कि हॉस्टल अब सबके लिए अलग अलग हो गए, बॉयज़ के लिए भी अलग हो गए, गर्ल्स के लिए भी होंगे। और जो इंटर्न्स को हॉस्टल मिलेगा, कोशिश उसमें यही रहेगी कि उसको हॉस्पिटल के पास या हॉस्पिटल के जो है पेरीफेरी में या उसके प्रेमाइसेज में ही हो जो इंटर्न्स के हॉस्टल होंगे, जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज भी कर सकें और जब ज़रूरत पड़े वो आ सकें। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज में। इसमें कुछ चीज़ें बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि फैकल्टी के बारे में कितनी फैकल्टी होनी चाहिए।
तो ह्यूमन रिसोर्स में जो है मिनिमम नॉर्म्स जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो गए हैं। एक तो इसमें है कि अगर आपके विभाग में लोअर फैकल्टी कम है, हायर फैकल्टी ज़्यादा है, तो कंपनसेट कर लिया जाएगा, यानी कि लोअर फैकल्टी की जगह पे हायर फैकल्टी को मान लिया जाएगा, कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन इसी का अगर अपोजिट हो, यानी कि लोअर फैकल्टी ज़्यादा है और हायर फैकल्टी कम है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो एक इसमें चेंज किया गया है। एक चीज़ और है एचओडीशिप को लेकर किया गया है कि अगर किसी एक विभाग में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं तो उनमें जो हेडशिप है वो रोटेट होती रहेगी 3 साल पे। इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोफेसर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट, द हेडशिप ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी अमंग प्रोफेसर्स ऑन सीनियरिटी एंड रोटेशन बेसिस फॉर एवरी 3 ईयर्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें की गई है कि जो एचओडीशिप है, जितने भी प्रोफेसर हैं, सीनियरिटी के अकॉर्डिंग जो है रोटेट होता रहेगा 3-3 साल में। इसके अलावा जो है एक हेड के लिए भी इसमें है कि जो भी संस्था का हेड रहेगा, यानी कि प्रिंसिपल या डीन या डायरेक्टर, उसको समय समय पर जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेना होगा, जो कि कमीशन यानी कि एनसीआईएसएम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये मैंडेटरी रहेगा, यानी कि अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो फिर आपको जो है हेडशिप या जो भी जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का जो पद है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए समय समय पे जो भी एनसीआईएसएम के द्वारा गाइडलाइन आएगी, ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको आपको करना मैंडेटरी रहेगा। Head of institute may be incumbent teacher from any teaching department and can be teaching staff of that department concurrently but not head of the department। इसमें एक चीज़ और चेंज किया गया है कि पहले ऐसा होता था कि कोई सीनियर प्रोफेसर है किसी विभाग में, तो विभाग का एचओडी भी होता था और उसी समय उस संस्था का प्रिंसिपल या डीन भी होता था। तो अब से ये बदल जाएगा, यानी कि कोई भी सीनियर प्रोफेसर अगर संस्था का हेड है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो नहीं रह सकता, उसको एक पद छोड़ना होगा, चाहे आप संस्था का हेड बनिए या डिपार्टमेंट के हेड रहिए, लेकिन रहेंगे किसी एक ही पद पे। आप टीचर हो सकते हैं, फैकल्टी उस डिपार्टमेंट के रहेंगे, लेकिन या तो संस्था के प्रमुख रहेंगे या विभाग के प्रमुख रहेंगे, दोनों पद आप एक साथ नहीं ले सकते।